ये मैं हल्फन कह रहा हूँ, इससे मुझे खुद ये बात बताई थी कि बेगम कुलसूम नवाज ने पेशी के ऊपर आके मुझे 30 लाख का चेक दिया। उसने कहा ये दोनों वकीलों की फ़ीस है, 50-50 कर लो, आपको और फीस भी देंगे। तो मैंने उस दूसरे वकील से मशवरा करके, उसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो मैंने वो चेक वापस कर दिया था। ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी। और नवाज शरीफ जब आया है, इसको प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का पहले चेयरमैन बनाया, फिर इसकी समरी मूव की गई। उस समरी में इसके साथ 2 नाम और, पता है वो कौन थे आपका? सैयद जफर अली शाह, नंबर 3 अब हमारा वो जो अभी खावर इकराम भट्टी। अच्छा, खावर इकराम भट्टी, ये तीनों जो है ये वकील कम थे और ये पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर, जफर अली शाह पॉलिटिकल लीडर भी था। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका जो खदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ। ऐसे क्या अलर्ट आपको मिला कि आपको लगा कि शायद राना शमीम साहब लंदन वापस जाना चाहें? देखिए जी, राना शमीम साहब जब सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, इनको तलब किया गया, तो इन्होंने कहा कि मैं बयान हल्फी को लंदन में वहाँ पे लाकर में रखवाया हुआ है और उसके ऊपर जो है ना, और दूसरा कहा कि मैंने इसको देखा तक भी नहीं। ये तमाम का तमाम उनकी बात से नज़र आ रहा था ये मुकम्मल वो झूठ बोला जा रहा है। ना वो लाकर में था और ना ही ये बात थी कि उन्होंने देखा तक नहीं, जबकि उनका बेटा अहमद हसन राना भी मुकम्मल तौर पे इसके नॉलेज में था। और इसके 2 चीज़ें हो सकती थी कि ये बहाना करेगा, ये मैंने अपनी पटिशन में भी लिखा था कि वो ये पहले या बाद में ये यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ये उसको फेस नहीं कर सकेगा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को। दूसरा, इसके खिलाफ नैब में 2018 को इसकी रिटायरमेंट हुई है। वहाँ पे जब इसको पेंशन दे दी गई है, पेंशन इसने इलीगली तौर पे, ही वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट पेंशन, ना कानून उसकी इजाज़त देता था। और वहाँ पे जो अकाउंटेंट जनरल का डिपार्टमेंट जो था AGPR का, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी कि आप पेंशन के हकदार नहीं है। उसके बाद इसने रिप्रेजेंटेशन फाइल की और तारक पाशा जो सेक्रेटरी अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के भी सेक्रेटरी थे, उनसे मिलकर एक मतलब कोई जो है ना सब स्टैंडर्ड एक लीगल ओपिनियन के ऊपर वो ये अपनी पेंशन रिलीज़ करवाई, जो कि तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख रुपया इनको नेट पे किया गया। उसके बाद इनको महाना भी कोई 6-7 लाख रुपया पे हो रहा है और वो सारे से लीगल। उसके खिलाफ नैब को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान ने, उनके प्रेसिडेंट थे राशिद उमर साहब, उन्होंने कंप्लेंट भेजी जो कि वहाँ पे रजिस्टर्ड है कंप्लेंट। उसके ऊपर नैब ने इंक्वायरी। क्यों नहीं थे? इनके इंटाइटल्ड इसलिए नहीं थे कि ये 2009 में गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर आया था। ये कॉन्ट्रैक्ट पोस्टें थी, उसमें कोई पेंशन बेनिफिट्स का नहीं था। ये सिर्फ अपनी जो महाना पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर या चीफ जस्टिस के बराबर ले सकते थे, वहाँ पे पेंशन बेनिफिट नहीं थे। वो नवाज अब्बासी साहब 2009 में उनको अपॉइंट किया गया। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक 100 मोटो नोटिस लिया और उस 100 मोटो के ज़रिए उन्होंने अपनी पेंशन मुकर्रर की कि हम पेंशन बेनिफिट के हकदार हैं। उसके बाद जब राना शमीम चीफ जज बने, इन्होंने आते ही गालबन विद इन 1 मंथ रजिस्ट्रार से मूव किया और उन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को उसने बनाया, ठीक किया। फिर उसके बाद जो है ना दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका वैलिड ऑर्डर जारी किया 2018 में और उसके अंदर लिख दिया कि ये जिसकी अपॉइंटमेंट है वो रिमेनिंग पीरियड के लिए इसी के तस्वर होगी और इनकी कोई इंटाइटलमेंट नहीं इनकी किसी किस्म की पेंशन। लेकिन आप ये इंकशाफ कर रहे हैं कि इनके खिलाफ नैब में तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। बिल्कुल, तहकीकात की पेटिशन वो रजिस्टर्ड है, नैब ने एक्नॉलेज किया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान को, उनके प्रेसिडेंट राशिद उमर को बाकायदा एक्नॉलेजमेंट का लेटर उनके पास है। जो मैंने ये जो CM दाखिल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके साथ वो मैंने लगाई थी, वो कंप्लेंट भी लगाई थी, डिस्ट्रिक्ट बार का रेजोल्यूशन भी लगाया था, वो अभी मेरे पास मौजूद है। और इन्हीं पास्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पर आपको यह खदशा था कि शायद वो इस केस से भी भागने की कोशिश करेंगे, वो शायद बाहर जाएं? नहीं, दूसरा एक और भी था, मैं बता दूं, दूसरे खदशा और भी, एक बहुत बड़ी और भी बात थी। अच्छा। वहाँ पे जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई, वहाँ पे सुप्रीम अपीलेट कोर्ट भी नामुकम्मल थी, उसकी बिल्डिंग नामुकम्मल थी तकरीबन कुछ हद तक। फिर उसके बाद वहाँ पे चीफ जस्टिस का हाउस नहीं था, वहाँ पे कोई जजेस का रेस्ट हाउस नहीं था
जजेस 3-4 वहाँ पे होते हैं अपार्टमेंट, जो एम्पावरमेंट आर्डर के तहत, उनके लिए रेजिडेंसेस नहीं थी, रजिस्ट्रार का हाउस नहीं था और बिल्ड नहीं थी, उसके लिए 9 करोड़ रुपया मुख्तस था। इसने आते ही फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर नज़र रखी और गवर्नमेंट को, वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, उनको बुला के उसको 29 करोड़ पर रेज किया और वो ये केस भी चल रहा है। 29 करोड़ रुपया, और उसको इलीगली तरीके से स्पेंड किया और उसमें से पैसा इन्होंने खुर्द किया, एम्बेजलमेंट की और और ये प्रूव हुआ है और वो उसके खिलाफ जब इसकी रिटायरमेंट हुई है वहाँ पे बार एसोसिएशन एजिटेट करती रही हैं, वहाँ पे जीबी बार काउंसिल ने एजिटेट किया, वहाँ पे सुप्रीम अपील कोर्ट ने एजिटेट किया। इसकी 30 अगस्त 2018 को इसकी रिटायरमेंट हुई है 3 साल के बाद। 31 को गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कानूनी बिरादरी ने जीबी बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जावेद अहमद की सरबराही में वहाँ पे रेजोल्यूशन पास किए कि ये करप्ट है। नंबर 2, राय साहब ये बताइएगा, आज उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में ये कहा है, जो पॉइंट नंबर 6 है, कि मेरी ये जो गुफ्तगू हुई थी साकिब निसार साहब से, ये सारा मामला गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। जी जी। तो ये तो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, और ये तो आईने पाकिस्तान की जो जुरिस्डिक्शन जिसका पाकिस्तान की हदूद पर इतलाक होता है, ये उनका आर्गूमेंट आपको कैसा लगता है? ये टोटली तौर पे गलत है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फर्स्ट ऑफ ऑल 1999 में जजमेंट है। 1994 में गिलगित बल्तिस्तान के जो लीडर्स जो थे, जिसमें बार एसोसिएशन के लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे, जिसमें मुझे याद है मलक मस्कीन साहब भी थे, वो वफात पा चुके हैं। बहुत बड़े वहाँ के एक कबायली लीडर थे और 4-5 पटिशन दाखिल हुई थी और उसमें हबीबुल वहाबुल खैरी साहब उनके एडवोकेट थे। और वो फैसला 1999 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10 मई 1999 को फैसला दिया और उसके तहत कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के शहरी पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको तमाम फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं, इनको एम्पावरमेंट भी हासिल है, इनको सेल्फ गवर्नेंस का राइट भी हासिल है। और हुकूमत पाकिस्तान को 6 महीने की मोहलत दी, टाइम दिया था कि वह कवानीन में तरमीम करके वो पाकिस्तान का हिस्सा है और गिलगित बल्तिस्तान के शहरी पाकिस्तान का शहरी है और हुकूमत पाकिस्तान ये बताइए कि ये मामला प्रोवाइड करती है। राय साहब, ये मामला आपको जाता कहाँ नजर आ रहा है? अब ये अगर बयान हल्फी नहीं लेकर आते, अगर ले भी आए तो उसमें उनको वो ग्राउंड्स भी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि ये बयान हल्फी देना क्यों पड़ा। तो ये मामला आपको जाता कहां नजर आ रहा है? क्योंकि अदलिया ने तो इसको अदालतों पर हमला करार दिया है। देखें, उसके अंदर उस दिन पहले दिन जो हेयरिंग हुई है, फर्स्ट जैसे जब इनको नोटिस जारी किया गया, जिस ऊपर राना शमीम साहब नहीं आए थे और उनका बेटा अहमद असर राना उनके वकील के तौर पे पेश हुआ था, तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कहा था कि ये एक जुर्म है, क्रिमिनल जुर्म है जो राना शमीम से ने ये किया है। ये ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है बल्कि ये क्रिमिनल ऑफेंस के ज़ुमरे में भी आता है। और मेरी नज़र में इसने पाकिस्तान की जुडिशरी की मोरालिटी को अपसेट किया है और ये कानूनी तौर पे ये जो है ना, ये उस ज़ुमरे में आता है, एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन में आता है कि किसी की मोरालिटी, मसलन एक आपका कोई सिपा सलार, आपका जर्नैल जो है आपके दुश्मन मुल्क से जो है ना आपके को राज देता है, तो आपकी हमारे कौमी इदारे की उस मोरालिटी को अपसेट करता है, तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनता है। साहब ये बताइएगा कि एक तो आपने जो बताया था कि इन्होंने वहाँ जो तामीरात कराई उसके ऊपर सवाल थे, तो उसका बता दीजिएगा कि वो कहीं पे उसकी तहकीकात भी हो रही हैं या वो कहाँ पे है। और दूसरा आप ये बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी आपने रजू करने का कहा था और ख़ास तौर पर आपने ये बताया था कि और आपके पास सारा बैकग्राउंड है कि जब ये सिंध हाई कोर्ट के जज बने थे तो उस वक्त इनके ऊपर कोई इल्जाम थे, वो इल्जाम क्या थे इनके ऊपर? वो इल्जाम ये थे कि देखे जी 2007 और 2008 से पहले ये जो था, ये 12 अक्टूबर 1999 से 2007-8 में जब 9 मार्च 2007 हुआ है ना, उससे पहले ये सिंध में प्रोसिक्यूटर जनरल लगा हुआ था, सिंध का प्रोसिक्यूटर जनरल, और इसको लगवाने वाले था गवर्नर इशरतुल इबाद। जब ये 9 मार्च 2007 हो गया और वो सारे जजेस जो है ना वो निकल गए और हलफ ना उठाया, तो इसने मैनेज किया और ये सिंध हाई कोर्ट का जज गालिबन 2007 के आखिर में या 2008 में शुरू में लगा 1 साल के लिए। 8 महीने बाद इसको रिमूव किया गया और इस वजह से रिमूव किया गया कि ये करप्ट था और इनकम्पिटेंट भी था। और ये मैं दावे से कह रहा हूँ
कि सिंध जुडिशरी के बड़े रिमार्केबल जजेस ने इसके साथ डीबी में इसको बिठाने से इनकार कर दिया था और उसको जो है ना इसको राय साहब, लेकिन ये करप्शन और ये इल्जामात तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जैसे फोरम पे जाकर ये डिसाइड होते हैं। देखो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात नहीं है। इनफैक्ट जो है ना वहाँ का चीफ जज ये खाम खा अपने आप को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बराबर ये सब बता रहे हैं। वहाँ पे जब ये सिस्टम 2009 के एम्पावरमेंट आर्डर आया, वहाँ पे सीनियर मोस्ट सेशन जज वहाँ पे जाता था, उसको जुडिशल कमिश्नर बोलते थे। वहाँ पे जस्टिस सरदार रजा साहब बहुत नामवर जज थे, ये बतौर सेशन जज के वहाँ पे जुडिशल कमिश्नर रहे हैं। वो कि एक सेशन जज की पोस्ट है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बराबर नहीं है। जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब वहाँ पे जुडिशल कमिश्नर रह चुके हैं। उस जुडिशल कमिश्नर को बाद में इन्होंने इसमें बदल दिया कि वहाँ पे एक इनको अपील का वहाँ के लोकल कवानीन के खिलाफ उनको राइट दिया गया। और राय साहब, अगर मैं ये बात करूं जो भी स्पेसिफिकली बयान हल्फी वाला केस है, इस केस में जिस तरह से राना शमीम साहब की तरफ से हाई कोर्ट को मिसलीड भी किया गया है, मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स देके, कभी ये मेरा बयान हल्फी नहीं है, कभी मुझे इल्म नहीं है वही है कि नहीं है, मुझे नहीं पता किस तरह से न्यूज़पेपर तक या जर्नलिस्ट तक ये पहुंचा है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से अदालत को मिसलीड करना भी ये यहाँ पर भी कोई इनको सजा मिल सकती है? नहीं, इसमें अदालत को जो मिसलीड करेगा ना, वो किसी जो है वो रिलीफ का हकदार नहीं होता। अच्छा, बंदा कोर्ट में आया तो ही मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। कोर्ट के सामने अपनी सिचुएशन को, अपनी उस बात को मुकम्मल तौर पे बिला शक व शुबा वो पेश करे। और ये उस ज़ुमरे में आता है कि ये किसी जो है ना रिलीफ का मुस्तहिक नहीं है किसी किस्म का भी, क्योंकि ये कोर्ट को और अगर वो शख्स साबिक जज रह चुके हों, फिर कोई साबिक जज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को गिलगित बल्तिस्तान की बार एसोसिएशन और जीबी बार काउंसिल की तरफ से 2015 में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी। मैं उनका वकील था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये जरा मैं उस वक्त का वकील था। उसके अंदर जो 2009 का एम्पावरमेंट आर्डर है उसको हमने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कि ये SRO के तहत एक एग्जीक्यूटिव आर्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर ने जारी किया है, जिसकी किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जबकि सुपीरियर जुडिशरी के जो जजेस हैं हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम अपीरेंट कोर्ट के, वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत इस्टेब्लिश होती हैं कोर्ट्स, वो किसी एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत तो नहीं होती। मैंने एक और केस है गिलगित बल्तिस्तान का, मेरे क्लाइंट को सजाए मौत हुई है, उसको पहले सजाए मौत हुई थी। वहाँ की चीफ कोर्ट जो वैलिड कोर्ट थी उसने उसको उम्र कैद में बदल दिया था। राना शमीम ने मुदई की अपील के ऊपर उसको सजा मौत दे दी थी और वह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि ये कोर्ट किसी को सजा मौत नहीं दे सकती, ये सुप्रीम कोर्ट की बराबर नहीं है। ये वहाँ पे मैक्सिमम जो है ना इसका लेवल एक सेशन जज से ज़्यादा नहीं था। ठीक है। ये मारिया, आपकी इजाजत से एक सवाल और करूं। आप सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस इनके खिलाफ लेकर गए थे, वो क्या मामला था? सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही केस लेके गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी उसके जो है ना ये जो उसी सुप्रीम अपीरेंट कोर्ट बार की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 20 ऑफ 2015, उसमें मैंने पिटीशन दाखिल की थी, वो भी सुप्रीम अपीरेंट कोर्ट बार की तरफ से दाखिल की थी और जो है उसके अंदर उनके सिग्नेचर से दाखिल की थी। और वो चीज़ें सारी मैंने डिस्क्लोज की थी कि ये जब सिंध हाई कोर्ट का जज बना और उसको आज 7-8 महीने बाद वहाँ पे शंट आउट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस, और ये किसी सूरत में भी चीफ जज ऑफ द सुप्रीम अपीरेंट कोर्ट का बनने का हकदार नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2000 जो जजमेंट दी थी 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने, अल जहाद ट्रस्ट केस बड़ा मशहूर केस है और उसका है 1999 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1347, उसके ऊपर रिपोर्टेड जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 मेंबर जज जो है ना हेडेड बाई जस्टिस अजमल मियां, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर बता दी गई थी कि उसकी क्या हैसियत है। और हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया गया था कि आइन में तरमीम करो और तरमीम करके उनको तमाम हकूक दो, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद नहीं किया था। 6 महीने नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में मुशर्रफ साहब आ गए और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2009 में एक फेक एंड फैब्रिकेटेड विदाउट एनी बैक्ड बाय एनी लॉ ये एम्पावरमेंट आर्डर नाफिज किया जो कश्मीर अफेयर मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर ने जारी किया था। तो अगर ये तमाम, अगर मैं खरल साहब की गुफ्तगू को समअप करूं तो सिद्दीकी तो बहुत संगीन इल्जामात हैं
और ये तमाम, अगर मैं पास्ट को कंक्लूड करूं और अभी जो करंट हो रहा है, ये तो मामला बहुत संगीन और आगे बहुत मुश्किलात नजर आ रही है मुझे राना शमीम साहब के लिए। देखिए मसला ये है कि जिस तरह से राय साहब ने बताया है कि इनको 1 साल के लिए जज लगाया गया था वहां पे सिंध हाई कोर्ट में, और 8 माह बाद इनको निकाल दिया गया कि इनके ऊपर करप्शन के इल्जामात थे। आप देखें कि फिर उनके, अब ये हम नहीं कह रहे, इनके बेटे अहमद हसन राना साहब कह रहे हैं कि नून लीग के लॉयर्स विंग के ओहदेदार भी थे, नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी न्याजमंदी भी थी, तल्लुक भी था। तो आप देखें कि कैसे नवाज शरीफ साहब सिस्टम चला रहे थे कि एक ऐसा शख्स जिसको एक हाई कोर्ट का जज 1 साल तक भी कंटिन्यू नहीं करने दिया गया और 8 माह बाद निकाल दिया गया सिंध हाई कोर्ट से, उनको चीफ जज लगा दिया वहां पे जीबी में। और फिर आप कमाल देखें, आप देखें ना कि कैसे हमारे ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में मिली होती हैं कि जो नवाज शरीफ साहब को हीरा मिला था उन्होंने चीफ जज लगा दिया, जब वहां से रिटायर हुए तो पीपल्स पार्टी ने वाइस चांसलर लगा दिया यूनिवर्सिटी का, और 20 माह में वो सिर्फ 20 दिन गए हैं, 30 लाख रुपए वो तनख्वाह हर माह ले रहे हैं, और यहाँ पे उनको मुलाजमीन के दिए गए हैं, यहाँ उनको दफ्तर बना के दिया गया है। ये हालात हैं सिंध के इदारों के, ये सूरत हाल है हमारे अशाफिया के, ये है हमारे हुक्मरानों की सूरत हाल। लास्ट मिनट है ब्रेक लेने से पहले। जी सर कंटिन्यू कीजिएगा जी सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं एक और अहम बात आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। जब इसकी समरी जो है, जब नवाज शरीफ साहब आए तो इसको रिवार्ड किस चीज़ का दिया गया, एक तो उनका ये ओहदेदार था, ठीक है। नंबर 2 जो उसका बेटा अहमद हसन राना खुद एडमिट कर चुका है, दूसरा ये था, ये जब 12 अक्टूबर 99 हुआ है तो ये राना मकबूल जो आईजी सिंध था और दूसरे थे सईद मेहदी, उन पे वन राफी वकील था, उन दोनों का, इसके साथ एक और वकील साहब और थे। और इसने मुझे, मैं हल्फन कह रहा हूँ, इसने मुझे खुद ये बात बताई थी कि बेगम कुलसूम नवाज ने पेशी के ऊपर आके मुझे 30 लाख का चेक दिया। उसने कहा ये दोनों वकीलों की फीस है, 50-50 कर लो, आपको और फीस भी देंगे। तो मैंने उस दूसरे वकील से मशवरा करके, उसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो मैंने वो चेक वापस कर दिया था। ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी। और नवाज शरीफ जब आया, इसको प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का पहले चेयरमैन बनाया, फिर इसकी समरी मूव की गई। उस समरी में इसके साथ 2 नाम और, पता है वो कौन थे आपका, से जफर अली शाह, नंबर 3 अब हमारा वो जो अभी खावर इकराम भट्टी, अच्छा, खावर इकराम भट्टी, ये तीनों जो है ये वकील कम थे, और ये पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर, जफर अली शाह पॉलिटिकल लीडर भी था। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं, खरल साहब की बात को समअप करूं तो बहुत सारे संगीन इल्जामात हैं। शायद ये जो केस है ये बहुत ही आगे मजीद संगीन भी होता जाएगा।